हेलो दोस्तों। आजकल वाकफ बोर्ड का जो बिल चल रहा है उसका बड़ा शोर चल रहा है। कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये बिल है, क्या ये था, क्या बनने जा रहा है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है और ये बीजेपी क्यों लेके आ रही है। इसके बारे में मेरे जो अपने विचार हैं वो मैं साझे करता हूँ। ग्राउंड लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे इसके लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होंगे। तो अगर आप इनको जानना चाहते हैं तो वीडियो में टिके रहें। तो इसको मैं काफ़ी एंगल से निकालूंगा। तो अलग अलग एंगल, अलग अलग उससे आएंगे। सबसे पहले तो वाकफ के बारे में बात कर करते हैं। वाकफ एक इस्लामिक तरीका है कि अगर मैं चाहूँ, जैसे सिख है या हिंदू है, वो अपने गुरुद्वारे को या मंदिर को कोई जमीन देना चाहता है, कहता है कि हमारे यहाँ लगा नहीं देते, भी गुरुद्वारे के नाम लगा दी उसने जमीन, मंदिर के नाम लगवा दी। तो मुसलमानों में वाकफ होता है। कोई आदमी अपनी जमीन को, कोई बेल जिसकी औलाद नहीं है या फिर कोई आके अपने मन से या कुछ जमीनें दान करना चाहता है गुरुद्वारे, अपने मंदिर या मस्जिद के नाम पे, वो वाकफ कहा जाता है कि इसको समाज के यूज के लिए लगाओ। ये होता है बेसिक प्रिंसिपल में वाकफ। काफी देशों में है। तो इंडिया में भी कुछ ऐसा था जो रियल कंसेप्ट था। तो उसके बाद क्या होता है कि इंडिया में ये बिल आता है। उसके बाद बहुत सारी ये हैं कि जो भी मुसलमान थे अपने नाम से प्रॉपर्टीज देते रहते हैं। अरे आज के टाइम में इनके पास तीसरी सबसे बड़ी जो जमीन होल्डिंग है वो इनके नाम है, मिलिट्री रेलवे के बाद। क्योंकि बहुत सारों ने दी है, पुरानी मुसलमानों की जो जमीन है इसके नाम पे है। तो ये है। तो बीजेपी ये बिल लेके आई है कि नहीं नहीं, तुम्हारा तो जो सिस्टम है ये गड़बड़ है, तुम्हारे में ये काफी घपलेबाजी हो रही है। और XYZ रीजन करके वो नया बिल लेके आती है और इनको इम्प्लीमेंट कर देती है। उस नए बिल में जो क्या कारण थे, एक जो प्रचार है लोगों का डाला गया है वाकफ के खिलाफ, कि ये तो मुसलमानों ने एक लैंड ग्रैबिंग का तरीका बना रखा है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पे हाथ रख देते हैं, वो उनकी वाकफ की बन जाती है। तो ये बोला जाता है उसके बारे में कि वो किसी को भी क्लेम कर सकते हैं। भाई मेरे घर को भी कलर है, एक दो ऐसा प्रॉपर्टी के नाम भी लेते हैं, जैसे कर्नाटक में हुआ है, एक दो जगह हुआ है। तो कहता है यार ये तो फिर किसी के भी घर को आके कब्जा कर लेंगे। तो ये इसलिए वो लैंड ग्रैबिंग का है। दूसरा इनके बारे में जो आर्गुमेंट दिया जाता है, ये मेन ही है और इतनी बड़ी लैंड कहाँ से आई है, ठीक है, और ये कुछ अच्छे से यूज नहीं कर रहे। तो उन्होंने इस बिल के अंदर जो चेंज क्या किया है, अभी जो जो चेंज लेके आए हैं, वो चेंज उसमें जो कुछ तो चीजें अच्छी भी करी हैं, जैसे कि आ, इसको एक यूनिट बॉडी के अंडर लेके आए हैं। बट इसमें जो सबसे बड़ा गड़बड़ इन्होंने करा है, ठीक है आपको कोई चेंज लेके आना है बिल में, आपको अच्छा मैनेजमेंट करना, अच्छी बातें हैं। बट उसके अंदर जो बोर्ड होगा मुसलमानों की उस बिल्डिंग का, उसके अंदर कहता है कि नॉन मुसलमानों को भी जगह दी जाएगी। दो होंगे, दो तीन मेंबर होंगे, वो नॉन मुस्लिम्स के होंगे। और जो भी कोई वाकफ को जमीन को, इस्लाम को या अपने मस्जिद को जमीन देना, वो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब ये नहीं बता रखा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्या, दाढ़ी वाला वो मुसलमान होता है, कपड़े वाला होता है, या कोई और आदमी दान करना चाहता है जमीन वाकफ के नाम पे, वो नहीं दे पाएगा क्या? तो वो अभी मुसलमान डिफाइन नहीं है। तो कल इसका ये हो जाएगा कि कोई भी तू मुसलमान नहीं है, अभी कोई कह तूने दाढ़ी कटा रखी है, तेरी मुझे बुरी नहीं है, तू मुसलमान नहीं है, मतलब वो तो डेफिनेशन क्लियर नहीं कर रखे। तो ये है एक नॉन मुस्लिम का डाल देना, एक गवर्नमेंट का डाल देना। और तीसरा है कि देखो ऐसा तो एक इसमें भी मिशन चल रहा है कि साउथ इंडिया में कुछ जो मंदिर है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसको आजाद कराने का मिशन चल रहा है। और वही लोग वाकफ बिल का कह रहे हैं कि वाकफ बिल भी खराब है। भाई तुम एक तरफ तो कहते हो कि सरकार को मंदिरों मस्जिदों की जमीनों में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बट आप फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हो कि सरकार को दूसरे धर्म की जमीनें जरूर कंट्रोल करनी चाहिए। तो ये एक बायस आई थिंक इनको डायरेक्टली वो है कि मुसलमानों को जिस तरीके से भी आप परेशान कर सकते हो परेशान करो, जितना उनको दबा सकते हो दबाओ, जितना आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो अंदर की एक हेट है। वो हेट क्यों है, कहाँ से आई है, इसके बारे में बात करेंगे। बट हाँ, ये इस तरीके का ही है और ये इससे इलेक्शन भी जीतते हैं। जितना वो मुसलमानों को पीटते हैं उतना एक तबका है हिंदुओं में जो खुश होता है और उनकी वोट बीजेपी को पड़ती रहती है। इनका नैरेटिव है, शायद आप चीजें सामने नहीं कहते पर लोगों के दिलों में ऐसा है, दिखता है। तो ये चल रहा है। मेन पर्पज तो इसका यही है, अगर सिंपल साफ लफ्जों में बोला जाए। और ये तो सब बाकी तो नॉइस होता है दिखाने के लिए। उनको भी पता है, वाकफ का सबको पता है क्या भाई, जो को गड़बड़ है, माना कि आपको गड़बड़ है कि वो मेरी जमीन न दबा ले, मैं इस इशू को जेन्युइन मानता हूं अगर आपको लगता है। तो अगर कोई वाकफ अपने से बाहर किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसा कर रहा है, उसके खिलाफ कानून बनाओ। एक तो स्टेट कंट्रोल कर रहा है, एक वाकफ का इंटरनल मैटर है। जब उसके उनके इंटरनल मैटर का और आपके एक्सटर्नल मैटर का कंफ्लिक्ट होता है तो उसमें जरूर डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो ठीक है, बात मानी जाती है।
पर एक वाकफ के अंदर आप मुसलमानों के लिए कोई लॉ बना रहे हो, उसे मुसलमानों को आपने कितनों को बिठाया? वो खुद ही डिसाइड करेंगे ना अपने लॉज को। हाँ, अगर उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है तो फिर आप उस मैटर में आओ। तो मैं आपके लिए लॉ बनाऊं, अगर मैं हिंदुओं के लिए लॉ बनाऊं या क्रिश्चियन के लिए लॉ बनाऊं, तो उनसे सलाह लेनी चाहिए ना। जब किसानों के लिए लॉ बनाते हो तो उनकी कमेटी में एक भी किसान नहीं बैठा होता। दलितों के लिए लॉ बनाते दलित नहीं कोई बैठा होता। तो ये तो अपनी मर्जी दूसरों के ऊपर थोपने वाली बात है। तो इसलिए ये गड़बड़ है। अगर आप किसी के ऊपर लॉ बना रहे हो अपने समाज का, तो उनके बंदों को लो, उनसे बात करो। हाँ, वो मेरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तब मेरा अपना आता है कि भाई ये काम मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तुम अपने हिस्से करो, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी का कागज है, तुम रखो। दूसरों को मैटर में टांग नहीं अड़ानी चाहिए अगर आप एक सही भाईचारे से रहना चाहते हो। अगर आपको पता है, देखो असलियत ये होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अब इनके पास अच्छा खासा कंट्रोल है, अच्छी खासी सीटें हैं, तो वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। बस हाँ, ये कहने और सुनने में गलत लगता है। इसको अगर कोई कहेगा तो भाई हम कहेगा मस्जिदों को, फिर कहेगा नहीं नहीं मंदिरों के ऊपर हम करने देंगे, गुरुद्वारे के ऊपर हम करने नहीं देंगे। यही सेम लो अगर आप मुसलमानों में अप्लाई कर रहे हो, दूसरे धर्मों में अप्लाई करे तो वो मना, तो फिर वो झूठे से पड़ जाते हैं। इसलिए वो झूठे मूठे आर्गुमेंट, अरे ने जमीनें दबा ली, अरे ये हो गया वो हो गया, ये सब लेके आते हैं। सिंपल सी बात है। तो अभी इंडिया में बीजेपी कर रही है, उसका एक कारण है। एक मेजोरिटी है इंडिया में जो मुसलमानों को हेट करती है। इसका क्या कारण है? अगर आप इसको डीप डाउन एनालाइज करने की कोशिश करते हो ना, तो ये एक हेट है। हेट है, क्यों है ये हेट? इंडिया में एक सप्रेशन है। ये खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हर एक के खिलाफ है। एक सप्रेशन है हमारे यहाँ ना, एक लट चलता है। हमारे लोगों ने देखा यही है हमेशा। हर एक ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को दबाता है। यही हमने देखा। तो माँ बाप बच्चों के ऊपर सुनते नहीं, जो अपनी मर्जी थोपते हैं। परिवार से यही होता है, समाज में यही देखा। बड़ा ताकतवर ने हमेशा गरीब होता है, पुलिस वाला आता है किसी को पीट देता है, टीचर ने बच्चे को वही करा है। भाई ये याद कर ले, जो कहा जाए वो कर, जो ना कहा जाए वो मत कर। गाइड से बाहर मत याद कर, यहां से याद कर। एक अथॉरिटेरियन, एक गुलाम की जो प्रवृत्ति होती है, इसको मास्टर स्लेव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 3-4 एंगल से समझा सकता हूं मैं। पर ये यहाँ पर एक मास्टर स्लेव, एक मालक है, एक नौकर है, एक दबाने वाला, एक दबने वाला, एक शोषण करने वाला, एक शोषित। तीनों चारों लैंग्वेज से बोल लो कि ये है। यहाँ दबाया जा रहा है और यहाँ दबाया ही जाता है। पुलिस जो भी ताकतवर है कमजोर को दिखाता है। यही हुआ है और हमारे लोग इसी भाषा को समझते हैं। दलितों को दबाना, माइनॉरिटी को दबाना, माँ बाप द्वारा बच्चों को दबाना, हस्बैंड द्वारा वाइफ को दबाना। आजकल वाइफों को इतने राइट मिल गए, वो हस्बैंड को दबा रही है, उसके परिवार को। तो यहाँ चलता यही है। जब एक गुलामी हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में घुस चुकी है, हजारों साल से चली आ रही है, वो कल्चर में, रिलीजन में, बिहेवियर में, एजुकेशन में, सब चीज में घुस चुकी है गुलामी। वही गुलाम है कि वही हम अपने सब के ऊपर ही थोप देते हैं अपनी गुलामी को। जो भी हमें, जहां भी हमें लगता है ना कि ये दुनिया इसी तरीके से चलती है, और जहां भी हमें ये तरीका लिखता है कि मुसलमानों को सेट करना तो दबाए रखो, सिखों को सेट करना है तो दबाए रखो, दलितों को सेट करना तो दबाए रखो, यही नेता करते हैं, जनता को दबाए रखना है तो दबाए रखो, खून चूसो। पुलिस वाले भी कहते हैं साले गरीबों को खून को दिखाड़ो तभी चूसते हैं। वकील वही करते हैं, डॉक्टर भी वही अपने मरीजों का खून ही चूसते हैं। सभी यही करते हैं, सरकारी अफसर भी यही करता है। जब आप थाने में जाते हो, आपसे रिश्वत लेते हैं, और वो जो पुलिस वाले होते हैं रेडी वालों से पैसा ले लेते हैं। ट्रक वालों से जब वो पुलिस को क्रॉस कर रहे होते हैं, सब्जियां लेके उनको डंडा मार के ले लेते हैं। यहाँ पर एक प्योर लूट है। गुलाम और गुलामी का यही नेचर होता है। और इसमें गुलाम और गुलाम दोनों के अंदर इंसानियत मरी होती है। क्योंकि इंसानियत के लिए आपको पेट से रजा होना और थोड़ा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। जब चीजें एक्सट्रीम हो जाती है तो आदमी इंसानियत को साइड में रख के जो हो रहा हो वो करता है। भूखा आदमी ये नहीं देखता कि मेरा है खा जाऊं, ये बड़ी बात होती है। हर एक आदमी के पास की ये पूरी नहीं होती है। तो जब आदमी मर रहा होता है ना, तो वो सारी चीजों को साइड में रख के जो फंस रहा है वो खींच लेता है, झूठा फूटा सब खा लेता है। तो यही है, यहाँ सिचुएशन हमेशा डेस्परेट रही है। तो जिसके हाथ में जो लग रही है, यही हमने नेचर देखा है, बचपन में भी यही देखा। माँ बाप जब अपना रूल चलाते हैं, सोसाइटी समाज सब कुछ यही करता है, यही चलता है। तो उनको यही दिखा कि उनको यही पता है और यही करते हैं। और वो जैसे उनको मुसलमानों को दबाने का मौका मिला, वो मुसलमान दबा रहे हैं, सरकार उनको दबा रही, दब सभी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है यहाँ कोई, ये सिर्फ कुछ एलीट क्लास ही है जो थोड़े बहुत मजे ले रही है। मैक्सिमम के साथ यही हो रहा है। वो मुसलमानों के साथ उनको मिल रहा है, वो गुस्सा है, जो सप्रेशन है, जो उनको सारा दिन सहना पड़ता है सड़कों पे जाते हुए, गू गंदगी, उनके बॉस, उनके घर वाले, उनके समाज वाले जो दबा रहे हैं, उस गुस्से को कहीं तो निकलना है ना। तो उनको एक अच्छा आउटलेट मिल जाता है जब कोई कमजोर मिल जाए ना आदमी को। जब आपका बॉस आपको मारता है, आप अपनी वाइफ को मारते हो, वाइफ अपने बच्चों को मारती है, तो एक आदमी का आउटलेट तो चाहिए। तो वो भी उनको एक मुसलमान मिला हुआ है। कभी वो दलित मिल जाता है, कभी जाट मिल जाता है, कभी सिख मिल जाता है, कभी कोई मिल जाता है, कभी खुद के लोग मिल जाते हैं।
तो ये एक सिस्टम चला आ रहा है, और यही एक सिस्टम है। जब तक हम गुलामी के स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ोगे, आप अपने ही लोगों को, जो लोग इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, कल उन्हीं के खिलाफ भी होने वाला है। किसानों को किस तरीके से मारा गया है, मजदूरों को, अभी एक बच्चे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, अभी आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी में वो पेड़ काट रहे हैं तेलंगाना में, उनको कैसे पुलिस मार रही है। जब आप जॉब मांगने जाते हैं आपको कैसे मारा जाता है, पटवारियों को कैसे मारा गया, मास्टर जब जाते हैं उनको कैसे पीटा जाता है, हर एक को पीटा जाता है यहाँ, जब जिसका जॉब चल रहा होता है। तो जो दबा हुआ इंसान होता है ना, वो चाहता है कि वो अपने मालिक की तरह बने, मैं भी दबाना चाहता हूं, ठीक है ना, उसको वो पोजीशन ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि दबने से अच्छा तो दबाना अच्छा है ना। तो वही एक पोजीशन है, एक हमारे अंदर एंगर है, हर कोई इस पोजीशन में जाना चाहता है, इतना गुस्सा, इतना जहर, क्योंकि ये गुलामी है। अभी एक बीजेपी इसका सपोर्ट कर रही है, वैसे उसका मेरे को जो मेन लगता है, उसका दबाना हिंदुओं को ही है। 80%, देखो, एक तरफ आपको 15% लोग लूटने को मिलते हो, एक तरफ आपको 80 लोग लूटने को मिलते हो, तो आप किसको लूटोगे? 80 को लूटोगे ना। आप एक, वो होता है ना, चारा होता है, मुसलमानों को चारा बना के इस बड़ी मछली को, छोटा मछली होती है ना, कहीं मछली हो या मांस का टुकड़ा या झींगा हुआ, केचुआ हुआ, वो डाल के हम बड़ी मछली को दे देते हैं, मछली के खाना आ गया, वो पकड़ लेती है और वो पकड़ी जाती है। क्योंकि लुटेरे सभी हैं यहाँ पर। हिंदुओं को लगता है कि हम मेजोरिटी में, वो लगता है हमेशा जातियों को, बट ये नहीं है, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। वो उनको ही मछलियों को डाल, क्योंकि 80% को लूटने में ज्यादा मजा है, और वो लूट भी रहे हैं। नेता देख ले, 100 करोड़, 1000 करोड़ कमाते हैं। आप खुद पे ही लगा लो, आपने अपने गरीब रिश्तेदारों को कितनी मदद करी है आपने, आप अच्छे खासे पैसे कमाते हो, आपने अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं या गरीब दोस्त हैं, गरीब हिंदू भाई हैं, अपनी जात के कितनों की मदद की, कितना पैसा दिया आपने आज तक। आपको क्यों लगता है कि आपका नेता है जो आपके लिए वो कर रहा है, वो आपको देगा? क्यों देगा? आपके सारे, तो आज तक सीएम सारे हिंदू ही रहे हैं, सारे स्टेटों में सारे जजेस हिंदू रहे हैं, उन्होंने कितना दे दिया है? आपके एमएलए एमपी मोस्टली हिंदू रहे हैं आपके एरिया में, उन्होंने कितना दे दिया? आपके अपने रिश्तेदारों ने नहीं काम किया, जो नेता बन जाते हैं वो खुद के रिश्तेदारों, कभी कभार किसी ने थोड़ा बहुत कर लिया और कुछ चाहिए, वरना तो मोस्टली नहीं करता। जो काम करता है वो सिस्टम करता है। अगर आप सिस्टम ठीक करोगे तब वो सिस्टम काम करेगा, वो सबको नौकरी भी देगा। मनमोहन सिंह ने नई कंपनियां डाली, मार्केट को खोला, आज हम उसके फायदे हम उठा रहे हैं, अमीर हो चुके हैं, अच्छा खासा पैसा हो चुका, बहुत लोगों की जीवन सुधरी है। जब सिस्टम ठीक होता है वो सबको फायदा करता है। हाँ, पर ये चीजें समझनी मुश्किल होती हैं। हिंदू मुसलमान समझ आता है, सिंपल है भाई, ये मेरा दुश्मन है, इसको ठीक करो। पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, अरे दलित मेरा दुश्मन है, अरे जाट मेरा दुश्मन। ये चीजें सिंपल हैं, समझ में आती हैं। अरे इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आपको इन्फ्लेशन रोकना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल, यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ ये करना पड़ेगा, वहां वो करना, चीजें सच्चाई में होती मुश्किल है, आम आदमी इनको नहीं समझ पाता। आप एक खेती लगा लो, खेती करना, बीज डालना, खाद डालना, सीजन देखना, दवाई, बीमारी, खाद, कटाई, बीजना, कहाँ बेचना, एक छोटी सी चीज लगा लो, उसमें भी इतने कॉम्प्लिकेशन होता है। बर्थडे पार्टी करना इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये झूठ की सिंप्लिसिटी है, लुटेरी है। भी आपके पैसे 30 दिन में, 25 दिन में डबल कर दूंगा, मीठा लगेगा, कोई समझाने भाई ऐसे नहीं होता, शेयर मार्केट में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अरे बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं डाल देते शेयर मार्केट में, क्यों बिजनेस कर रहे हैं, वो समझाना मुश्किल है। अरे तू मेरे को नहीं चाहता मेरे पैसे डबल हो जाए। तो ये सिस्टम है, झूठ हमेशा सिंपल होता है, अच्छा होता है, इसलिए जल्दी एक्सेप्ट किया जाता है, पर लूटते रहते हैं हम। वो एक लूट से दूसरी लूट पे ट्रांसफर होते रहते हैं, मुगलों से अंग्रेजों पे, अंग्रेजों से गाड़े अंग्रेजों पे। अब नया तरीका आया, कल नया तरीका आएगा, ये चलता रहेगा। कभी भी बैठकर अगर हम सोचें, मैं कहता हूं मेरी बात ना मानो, पर एक बार आप बैठ के सोचोगे ना, विचार करोगे, तो सोल्यूशन आते हैं। जब आप किसी चीज पे टाइम एनर्जी लगाते हो, एक्सपर्ट से बात करोगे, आपस में विचार करोगे, तो आपके पास सोल्यूशन आएंगे। अच्छे अच्छे देशों से एग्जाम्पल सीखोगे, सोल्यूशन आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम प्लेन उड़ा देते हैं, इतने प्लेनों का इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो चल जाता है, बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी कारें। तो एक छोटा सा पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं चलाया जाता? क्योंकि यहाँ पर लूट ज्यादा है, मूर्ख बनाया गया है लोगों को। वरना आपकी सड़कों पे जो गंदगी है उसको साफ करने में कितना कुछ लगता है, उसका तो पैसा भी आप दे रहे नहीं देते ना, साफ करते, सड़क नहीं बनाते हो, करप्शन खा जाते हैं। एक सिंपल काम, अपनी गली से हम गोबर नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं हो रहा है। कहता पाकिस्तान ने लूटा, भाई पाकिस्तान ने तेरे शहरों को हवा खराब करी है, तेरी नदियों का पानी खराब करा था क्या? या तेरे को अनएम्प्लॉयमेंट में उसने साथ दिया था क्या? तेरे यहाँ जो करप्शन होता है उसके लिए तेरे देश के पैसे लेके भागने वालों में से था क्या? हुआ होगा, कुछ बंदे मारे होंगे, मरे होंगे, कुछ इकोनॉमिक लॉसेज हुआ, पर मेजोरिटी जो 99% जो इश्यूज हैं, जो स्विस बैंक में हमारा 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ पड़ा है, वो पाकिस्तान रख के आया क्या? आप 0.1% प्रॉब्लम को इतना फोकस दे रहे हो, जो 99 मेन बड़ा सांप है। आप एक पैसे का नुकसान को जरूर बड़ा माइनिंग दे रहे हो, जो 99 पैसे का जो नुकसान जिसके कारण उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं, कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि वो सिंपल है, वो सच है।
यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हमारे अंदर गुस्सा है, एंगर है, स्लेवरी के कारण, जो सप्रेशन के कारण आया, हम कहीं निकालना चाहते हैं, और यही टीच किया जाता है, क्योंकि उसको टीच करने में कुछ लोगों का फायदा है। वरना आप ये क्वेश्चन उठाने लग जाओगे तो वो लूट कैसे करेंगे? दूसरा एंगल देखो, अगर मतलब कि उन्होंने ये सब नहीं डाला होता तो उनको नुकसान है ना। जो अंबानी अदानी है वो 50वें नंबर से लेकर सेकंड नंबर पे आ जाता है, $50 बिलियन, उसके 200 बिलियन। वो $2 बिलियन थे अदानी के 2014 में, शायद आज 50-60 बिलियन हुआ बड़ा है। अंबानी का देख लो, अमीर इतना अमीर इसलिए हो रहा है, कोई क्वेश्चन उठा नहीं रहा, भाई तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ आया? 100 गुना बढ़ गया, 25 गुना बढ़ गया, 30 गुना बढ़ गया, एमएलए इतने गुना बढ़ गए। जो आपको बचाने आता खुद के लिए बहुत कुछ बच जाता है। तो ये चीजें आराम से सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। बैठ के जिस दिन चर्चा करोगे, मैं भी कुछ गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक लिमिट है ना, पर हम जब बैठ के चर्चा करेंगे, समझेंगे भी दिक्कत कहाँ है, तभी वो सोल्व होगी। आपको एक लग रहा है नहीं ये हो जाएगा, वो ये हमेशा से लगता रहा है लोगों को, होता कभी नहीं है। काम खुद ही करना पड़ता है। आप सोच रहे हो लॉटरी लग के पास हो जाऊंगा, मैं 10 रुपए का प्रसाद वहां सूख लूंगा, पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। इन स्ट्रक्चर से जो ये हैं, इनको सोच समझ के चलना पड़ता है। आप जो रे रास्ता ढूंढ रहे हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, शायद उसके बारे में आपने ज्यादा सोचा भी नहीं होगा। वही मीडिया पे, रील्स में या सिखाया जाता है। कभी आपने कभी बैठ के सोचा नहीं होगा, अलग अलग एंगल से देखा नहीं होगा, या समझदार लोगों से बात नहीं करी होगी, या किसी पढ़े लिखे आदमी की बुकों ने पढ़ी होगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम नई नहीं है, हजारों साल से आ रही है, बार बार रिपीट होती है। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते, वो रिपीट होती रहती है। तो कुछ अच्छे उन पे विचार करो। लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम आपको पहली बार नहीं है, हजारों बार आ चुकी है। इनको पढ़ोगे या समझोगे या विचार करोगे या थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो हो जाएंगे ठीक। ये आदमी के अंदर सोचने की ताकत होती है, उसका एक इमोशनल पार्ट भी है, एक समझदारी वाला पार्ट भी है। वो इमोशनल पार्ट को ट्रिगर करके आपको मूर्ख बनाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा के आपसे जो 4 पैसे होते हैं वो भी लूट ले जाते हैं। और जो समझदार वाली पार्ट, उसमें टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट होता है। हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां चला देते हैं, बड़े बड़े इन्वेंशन हो जाते हैं। एक देश की पॉलिटिकल सिस्टम संभालना कितना मुश्किल है। असली सड़क को साफ करना कितना मुश्किल है। एक साफ पानी देना, अपनी धरती का हमने जहर निकाल दिया है, नदियों को सबसे जहरीला बना दिया, सबसे पोल्यूटेड शहर बना दिया। जो मेन मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करता। क्यों हमारी पॉलिटिक्स फेल हो रही है? 70 साल, हजारों साल से फेल हो रही है। हर बार उनके पास एक नया तरीका होता है लूटने का। पहले कांग्रेस कहती थी गरीबी हटाओ, कहाँ हटा दी गई? मुसलमान हटाओ, तो दलित का था, मुगलों का था, ये था। मेन मुद्दे पे हमने कभी आराम से बैठ के नहीं सोचा, और उससे ज्यादा प्राइस पे किया है। अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो वो क्या करते हैं, 10,000 की नौकरी मिलती है, 12,000 की नौकरी। उस टाइम मेहनत करो तो आपको लाख लाख, 2 लाख लाख की मिली है, राइट? वो से मेहनत तो दोनों वही 12, 8, 10 घंटे कर रहे हैं। तो यही होता है, सोच के चलोगे शायद आपका टाइम ज्यादा बचेगा। शायद आज लगे एक बीज डालोगे 100 बीज मिलेंगे। तो ये है कि थोड़ा बहुत मेहनत तो जरूर करनी चाहिए। विचार करो, समझ करो, यही एक होता है क्रिटिकल आदमी की ताकत। यही है कि उसमें सोचने की ताकत है। अगर वो नहीं सोचता तो वो जानवर में उससे फर्क नहीं है, फिर वो एक अंधा है। फिर आप नहीं सोचते, आप अपने डिसीजन खुद नहीं लेते, तो आपके लिए डिसीजन ले लिए जाते हैं। हमने देश के लिए नहीं, लोगों ने सोचा तो कोई और ने सोचा और उसने अपने लिए फायदा उठाया, वो लूट रहा है। आप नहीं सोच रहे थे, आप मेहनत कर रहे, करते रहो। जब आप अपने फैसले खुद नहीं लेते तो आपके लिए खुश। आपने गलियों को साफ करने का फैसला नहीं लिया तो आपकी गलियों में गंद है। आपने पानी को ठीक ना रखने का डिसीजन लिया तो आपका पानी खराब है, नदियां खराब है। और अभी टेक्नोलॉजी के कारण ताकत इतनी बढ़ गई है, उनके लिए और भी आसान हो चुका है। पर ये टेक्नोलॉजी हमारे भी काम आएगी अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो। चलो इसके साथ ही, हाँ, एक और आखिर में बात करना चाहता हूँ कि हमेशा कंटेंट देखो, बड़ा देखो, लंबा देखो। ये भी 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि छोटे में सिर्फ बहकाया जा सकता है, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब यूट्यूब पे भी कुछ भी देखो या बुक भी पढ़ो तो लंबी पढ़ो, बढ़िया वाली पढ़ो, ताकि चीजें एक्सप्लेन हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। कोई भी काम सिंपल नहीं होता कि वो भटकाया जा सकता है 5 सेकंड में। समझाने के लिए टाइम लगता है। तो जब समझोगे तो चीजें आसान होगी, ईजी होंगी, समझ में आएंगी। वरना सारा दिन रील देखने से मुझे नहीं लगता शाम तक आप कुछ सीखते भी हो। कुछ समय समझ के लिए भी निकालो, अपनी आत्मा के लिए भी निकालो। तो इसके लिए आज का यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप दूसरों को धोखा दे रहे हो, कल धोखा आपके लिए भी तैयार है वाका बोर्ड में। ये मत सोचना कि ये किसी के सगे हैं। ठीक है, आपने इसकी शुरुआत करी है। किसान भी जब 370 हटाई थी कश्मीर से, वो भी खुश थे। जब लठुन पे बरसा तब उनको समझ आया। सबके साथ ही होता है। यहाँ घर अपना नहीं है, सबका है, सबका ही जलेगा। आज नहीं तो कल जलेगा। जैसे बीजते हो वैसे ही पाते हो। ये मत सोचो, ये दुनिया ने हमेशा लगा कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मुगल भी जब आते थे तो एक जात पे हमला करते तो बाकियां तमाशा देखती थी।
आज आप भी वही कर रहे हो, मुसलमान पिट रहे हैं, कल आप पिट रहे होंगे, वो तमाशा देख रहे होंगे, छोटी जाते बड़ी जाते, ओबीसी, दलित, ब्राह्मणों के साथ भी यही है। 5% ही अमीर हैं, 95% तो वो भी गरीब हैं, उन्होंने तो अपने ब्राह्मण नहीं छोड़े। 95% ब्राह्मण राजपूत, ये भी तो गरीब ही है। 4-4% पॉपुलेशन है, वो आदमी तो अमीर यहाँ है ही 2-4% है, 5%। तो सबका ही कट रहा है, कुछ वैसे आत्मिक सुख पा रहे हैं, कोई नहीं पा रहे हैं। तो समझो, सीखो, आगे बढ़ो। चलो वीडियो और लंबी नहीं करते, अगले विचार अगली वीडियो में रखेंगे। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।